मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग अम्ल, क्षार और लवण के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप लोग रेलवे के टेक्नीशियन या एएलपी या अदर एग्ज़ाम जैसे एसएससी, बिहार एसएससी, दरोगा अगर तैयारी करते हैं तो उसके लिए जो है यह वीडियो जो है आप लोग के हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देरी नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की ओर। तो दिया गया है अम्ल क्या होता है से समझिए। तो अम्ल क्या होता है इसे समझना जरूरी है। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। देखिए अम्ल क्या होता है, तो अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो याद रखिएगा, अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है। और अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में एक या एक से अधिक H+ आयन उत्सर्जित करता है। देखिए मेन रूप से परिभाषा अगर जो आप लोग को याद करना होगा तो यहाँ से यहाँ तक जो है याद कर सकते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में एक या एक से अधिक H+ आयन उत्सर्जित करता है, उसी को हम अम्ल कहते हैं। अम्ल का गुण अगर जो याद करना होगा या लिखना होगा तो अम्ल के गुण में जो लिखना है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। उसके बाद अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद आगे दिया गया है अम्ल का उदाहरण। अब देखिए अम्ल का उदाहरण हम लोग जानते हैं। अम्ल जो होता है HCl अम्ल होता है, HNO3 होता है, मतलब जिसको हम लोग नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। और इधर दिया गया है H2SO4 जिसको हम लोग जो है सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ये जो दिया गया है CH3COOH, इसको हम लोग मेथोनोइक अम्ल कहते हैं। तो देखिए कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाला अम्ल। अब देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो है हम 90 दिन के लिए जो है क्रैश कोर्स के रूप में लाए हैं, जो जल्दी जल्दी हो जाएगा। आप लोग जो है आपका एग्ज़ाम भी जो है फरवरी में होने वाला है, तो आप लोग जो है शिद्दत के साथ जो है मेरे साथ वीडियो में बने रहें। देखिए दिया गया है प्राकृतिक पदार्थ एवं उपस्थित अम्ल। देखिए कुछ पदार्थ दिया गया है और उसमें जो है अम्ल उपस्थित होता है, से समझिए। तो नींबू एवं संतरा में जो होता है सिट्रिक अम्ल जो होता है उपस्थित होता है। याद रखिएगा, नींबू एवं संतरा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो सिट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। उसके बाद नीचे दिया गया है सिरका। सिरका में जो होता है एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। तो ये भी याद हो गया होगा, सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। उसके बाद दिया गया है टमाटर। तो टमाटर में जो होता है ऑक्जेलिक अम्ल स्थित होता है। तो टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है। देखिए ऑक्जेलिक अम्ल और चीज़ में उपस्थित होता है। पालक में भी ध्यान रखिएगा जो ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है। और अमरूद में भी जो याद रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है। उसके बाद दही। दही में जो होता है, दही एवं दूध में जो होता है लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है। तो याद हो गया होगा, दही एवं दूध में जो होता है कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है। उसके बाद याद रखना है टमाटर हो गया, सिरका हो गया, नींबू हो गया, दही हो गया। उसके बाद याद रखना है बिच्छू के डंक में जो होता है कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो बिच्छू के डंक या भौरा के डंक जो देखते हैं उसमें जो होता है
फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल उपस्थित होता है। चींटी में भी जो होता है फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल उपस्थित होता है। तो इतना याद रखिएगा, आप लोग नोट करते जाइएगा ताकि जो है आप लोग को जो है यह बहुत हेल्पफुल करेगा। नोट कर लीजिएगा तो रिवीजन करने में दिक्कत न होगा। उसके बाद दिया गया है क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। देखिए क्षार जो होता है स्वाद में कड़वा होता है, याद रखिएगा। इसका परिभाषा आगे हम लोग देखेंगे। क्षार जो होता है स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। इसका गुण है, गुण अगर जो पूछा जाएगा जैसे क्षार के 2 गुण लिखे या 3 गुण लिखे या 4 गुण लिखे तो यही सब लिखना है। क्षार जो होता है स्वाद में कड़वा होता है। उसके बाद क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो ये भी गुण है। उसका जो है गुण है क्या करता है, लाल लिटमस को जो है नीला कर देता है। अब याद रखिए परिभाषा इसका क्या होता है, यहाँ से लिखना है परिभाषा। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में OH- आयन उत्सर्जित करता है। तो याद रखिएगा क्षार जो होता है जलीय विलयन में जो होता है घुलकर जो है OH- आयन प्रदान करता है। तो क्षार का परिभाषा यहाँ से लिख लेना है। क्षार वे पदार्थ होता है जो कि जलीय विलयन में OH- आयन उत्सर्जित करता है। अब इसका हम उदाहरण जानते हैं क्षार का। क्षार का उदाहरण जो होता है NaOH और KOH और CaOH2 के होल ट्वाइस और MgOH के होल ट्वाइस होता है। तो याद रखिएगा क्षार का परिभाषा मैंने उदाहरण याद रखिएगा। अब नीचे दिया गया है पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए। देखिए हम लोग जानते हैं कि जब अम्ल एवं क्षार का जब अभिक्रिया होता है तो उसमें जो है लवण एवं जल बनता है। तो पेट में अम्ल अगर जो उत्पन्न हो जाता है तो हम उसमें क्षार मिक्स करते हैं। तो क्षार जो मिक्स करते हैं उसका नाम क्या है, तो ध्यान रखना है MgOH के होल ट्वाइस, जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के भी नाम से जानते हैं, और इसका रासायनिक नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और याद रखिएगा, और ये मिट्टी की जो होता है अम्लीयता को दूर करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए। पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए जो होता है MgOH के होल ट्वाइस का उपयोग करते हैं। उसके बाद दिया गया है सूचक। अब सूचक समझिए, सूचक क्या होता है। सूचक ऐसा पदार्थ जो विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तन द्वारा या गंध परिवर्तन द्वारा सूचित करता है। देखिए अम्ल एवं क्षार कोई विलयन है, उसमें अम्ल एवं क्षार उपस्थित होता है ना, तो उसको रंग में परिवर्तित या गंध में परिवर्तित कर देता है, उसी को हम लोग सूचक कहते हैं। अब सूचक जो होता है इसका प्रकार अब समझिए। सूचक जो होता है इसका प्रकार जो होता है 3 प्रकार होता है। ध्यान रखिएगा क्या प्रकार होता है, 3 प्रकार। एक होता है प्राकृतिक सूचक, और दूसरा होता है संश्लेषित सूचक, और तीसरा जो होता है गंधीय सूचक। देखिए आप लोग के एग्जाम में जो है पिछला बार जो है पूछा गया है सूचक जो होता है क्या होता है, ऐसी क्वेश्चन पूछा गया है। तो सूचक हम लोग ऊपर जान गए जो कोई भी विलयन है, अम्लीय है या क्षारीय विलयन है, तो उसको जो है रंग में परिवर्तन या गंध में परिवर्तन कर देता है, तो उसी को हम सूचक कहते हैं। और सूचक के प्रकार याद रखना है 3 प्रकार होता है। तो सूचक के प्रकार कौन कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा। एक होता है प्राकृतिक सूचक, और दूसरा होता है संश्लेषित सूचक, और तीसरा जो है गंधीय सूचक होता है। तो हम लोग इसका बारी बारी से जानते हैं। जो प्राकृतिक सूचक के बारे में आप जानते हैं, वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है, याद हो गया होगा। जो वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग जानते हैं हल्दी,
पत्ता गोभी, पेटूनिया, जेरेनियम। याद रखिएगा प्राकृतिक सूचक का जो है उदाहरण कौन कौन है। लिटमस है जो लीचेन नामक पौधा से निकाला जाता है। याद रखिएगा ये भी बात के, जो लिटमस जो होता है किस पौधा से निकाला जाता है, तो लीचेन नामक पौधा से निकाला जाता है। तो इसका उदाहरण क्या है, हल्दी है, पत्ता गोभी है, पेटूनिया है, जेरेनियम है। और लिटमस विलियन बैग, देखिए लिटमस का रंग जो होता है मेन रूप से क्या होता है, तो बैगनी होता है। बैगनी रंग का होता है। जो थैलोफैटा के समूह जो होता है, एक पौधा होता है जिसका नाम है लीचेन, उससे जो है निकाला जाता है। अभी हम तुरंत पहले चर्चा कर दिए हैं जो लीचेन नामक पौधा से निकाला जाता है। और ये किस समूह का पौधा है, तो याद रखना है थैलोफैटा का पौधा है। तो ये भी बात याद हो गया होगा। लिटमस जो होता है बैगनी रंग होता है मेन रूप से उसका रंग, और कौन समूह के पौधा है, तो याद रखना है थैलोफैटा का समूह का पौधा है। और कौन पौधा से निकाला जाता है, तो लीचेन नामक पौधा से निकाला जाता है। देखिए हम इसमें जो है आपको साथ साथ जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के कवर करा रहे हैं। तो आप लोग जो है बहुत अच्छा से वीडियोस में बने रहिएगा ताकि जो है आप लोग को अच्छी तरह से याद हो जाए। और नए होंगे तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आगे वीडियो की ओर। देखिए अब उसके बाद दिया गया है संश्लेषित सूचक। वे सूचक है जो रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं। देखिए संश्लेषित सूचक जो होता है रासायनिक रूप से तैयार किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं उसका उदाहरण क्या होता है। देखिए मेथिल ऑरेंज जो होता है और फेनोल्फथालीन जो होता है, ये जो होता है संश्लेषित सूचक होता है। इसको जो है रसायन डालकर जो है इसका प्रयोग मतलब जो है प्राप्त किया जाता है। अब फेनोल्फथालीन को भी जो है रासायनिक रूप से जो है इसको प्राप्त किया जाता है। तो याद हो गया होगा वे सूचक जो रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं उसे संश्लेषित सूचक कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, तो मेथिल ऑरेंज एवं फेनोल्फथालीन है। उसके बाद दिया गया है गंधीय सूचक। ऐसा पदार्थ जिनकी गंध अम्ल या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। याद हो गया होगा ये भी बात के, जो ऐसा पदार्थ जिनकी गंध अम्ल या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे में देखिए प्याज और वेनिला और प्याज जो होता है, देखिए गंध के तरह होता है ना, गंध महकता रहता है, उसमें खुशबू रहता है। तो देखते हैं कि जे किस आधार पर इसको बांटा गया है, तो गंधीय सूचक के आधार पर बांटा गया है। तो याद हो गया होगा गंधीय सूचक वैसा पदार्थ जिनकी गंध अम्ल या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। उसके बाद हम लोग अम्ल के गुण के जानते हैं। तो देखिए हम अम्ल के गुण के हम उस दिन अब उससे पहले भी हम चर्चा किए हैं। जो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा जो अम्ल के गुण को लिखे 4 गुण या 5 गुण कहा जाएगा तो आप लोग जो है लिख सकते हैं। तो देखिए अम्ल के गुण क्या होता है या विशेषता भी पूछा जा सकता है। ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है जो अम्ल की विशेषता या अम्ल की गुण। तो देखिए अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। एक गुण आपको जान गए कि जो अम्ल जो होता है स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। उसके बाद दूसरा गुण जानते हैं, ये जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। तो ये भी बात आप लोग को याद हो गया होगा, ये जो होता है जल में घुलकर जो है H+ आयन को प्रदान करता है। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो ये भी याद हो गया होगा, ये नीले लिटमस को पत्र को जो है लाल कर देता है। इसका कोडिंग याद रखिएगा अनिल, अनिल। अम्ल के कोडिंग कथी है अनिल। अ से होता है अम्ल, नी से होता है नीला और ल से होता है लाल। तो अनिल माने अम्ल जो होता है नीला लिटमस को लाल कर देता है। तो ये भी याद हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है इनका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। ये ध्यान रखिएगा अम्ल जो होता है ना इसका जलीय विलयन जो होता है इसमें अगर जो हम करंट प्रवाहित कराएंगे तो जो होता है इससे करंट प्रवाहित
होने लगेगा। तो यह अम्ल का भी गुण आप लोग को याद हो गया होगा। उसके बाद क्षार का गुण हम जानते हैं। तो क्षार का गुण क्या होता है इसे समझिए। ये स्वाद में कड़वे होता है। तो याद हो गया होगा क्षार के गुण में एक गुण जो होता है क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है। ये जल में घुलकर H+ आयन प्रदान न OH गलती बोल दिए हम, याद रखिएगा OH- आयन प्रदान करते। तो वो जो होता है H+ आयन जो होता है अम्ल जो होता है प्रदान करता है। ये जो है जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करता है। ये जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्या चीज़ करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते। देखिए अम्ल के अगर जो याद कर लीजिएगा ना तो उसका ही सेम जो होता है उल्टा होता है क्षार का गुण। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर जो क्षार का याद भी नहीं करते हैं तो अम्ल के उल्टा कर देना है अनिल कोडिंग के। उसके बाद ध्यान रखना है ये छूने पर साबुन जैसा लगता है। याद रखिएगा ये सॉफ्ट होता है, मतलब छूने पर ना साबुन जैसा लगता है, याद रखिएगा। तो इसका गुण है। उसके बाद दिया गया है अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। देखिए अब अम्ल के धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है इसे समझिए। जब अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं ना तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। याद रखिएगा एक में क्या चीज दिया गया है, जब अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। देखिए अब हम कुछ अम्ल लेते हैं, जैसे धातु है यहाँ Zn माने जिंक है, और इसको हम लोग तनु अम्ल मतलब H2SO4 के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो यह जो होता है ZnSO4 माने जिंक सल्फेट का निर्माण करता है, और जिंक सल्फेट के बाद जो है यहाँ H+ जो माने H2 का मतलब कहने का मतलब हाइड्रोजन गैस का भी जो है उत्सर्जित कर रहा है। तो याद हो गया होगा जब अम्ल को हम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वहाँ जो होता है हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो याद हो गया होगा। उसके बाद दिया गया है क्षार की धातुओं के साथ अभिक्रिया। देखिए अब क्षार को अगर हम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, जब क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। देखिए क्षार को भी जब हम धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे ना तो हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होगा। तो याद रखना है। अब इसमें हम Zn+2NaOH लेते हैं तो इसमें क्या होता है Na2 और ZnO2 + H2 का निर्माण होता है। तो Zn ध्यान रखिएगा जे Na2 ZnO2 का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम जिंकेट, मतलब ध्यान रखिएगा सोडियम जिंकेट जो है उत्पाद हुआ मतलब बना, और उसके बाद जो है H2 का जो है उत्सर्जित किया है। याद रखिएगा हाइड्रोजन को उत्सर्जित किया है। उसके बाद दिया गया है धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। देखिए अब जब धातु को कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे माने अम्ल को कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ क्या बनेगा से समझते हैं। तो सभी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। देखिए कार्बोनेट के साथ अब जब अभिक्रिया कराइएगा ना तो वहाँ जो होता है लवण एवं कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनता है। याद रखिएगा ये चीज़ के। तो इसमें उदाहरण के तौर पर हम लोग समझते हैं। उदाहरण दिया गया है CO3 + 2HCl। देखिए एक कार्बोनेट है, याद रखिएगा कैल्शियम जो है कार्बोनेट है, और यहाँ जो है 2HCl मतलब जो है अम्ल है। जब इसको हम अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण करता है, और उसके बाद जो है साथ साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो ये भी याद हो गया होगा। उसी तरह से दूसरा मतलब उदाहरण है, तो याद रखिएगा और नोट करते चलिएगा ताकि जो है आप लोग को जो है रिवीजन और वहाँ जो एग्जाम में जो है लिखने में आसान होगा। उसके बाद दिया गया है धातु हाइड्रोजन
कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। देखिए सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं कार्बन डाइऑक्साइड या जल बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, उसी तरह से जो है जब हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं ना अम्ल के, तो उसी तरह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का निर्माण करता है। उदाहरण से समझ लेते हैं। 2NaHCO3 मतलब क्या होता है इसे समझिए। सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका ध्यान रखिएगा, रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के जो है हम जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ जो है बन रहा है सोडियम सल्फेट बन रहा है। और सोडियम सल्फेट बनने के साथ साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण हो रहा है, याद रखिएगा। उसके बाद दिया गया है उदासीन अभिक्रिया क्या होता है, इसे समझते हैं। देखिए उदासीन अभिक्रिया अब हम लोग समझते हैं। उदासीन अभिक्रिया अम्ल एवं क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। देखिए उदासीन अभिक्रिया में क्या होता है, जब अम्ल एवं क्षार दोनों को अभिक्रिया कराया जाता है उसके तो लवण एवं जल बनता है। तो इस अभिक्रिया को जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। अब उदाहरण के साथ समझते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है क्षार और अम्ल, ये दोनों को जब अभिक्रिया कराया जाता है तो यहाँ जो है लवण एवं जल बन रहा है। अब देखिए इसमें दिया गया है क्षार जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है और HCl जो है अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इसको हम अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl बन रहा है। NaCl के मतलब नमक, नमक जो होता है क्या चीज़ होता है? लवण होता है। और साथ साथ जो है जल का निर्माण हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया याद हो गया होगा भी। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया कराने पर जो है लवण एवं जल का निर्माण करता है तो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद दिया गया है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। देखिए अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कराते तो क्या होता है? क्षार एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनता है। देखिए क्षार एवं अभी तुरंत जो है ये किसके तरह होता है? धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया जो होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया के तरह होता है। हम जानते हैं जो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, क्षार एवं अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें जो होता है लवण एवं जल का निर्माण करता है। तो सेम उसी तरह से होता है, क्षार एवं लवण की अभिक्रिया करा के समान ही जो धात्विक ऑक्साइड के साथ जो है अभिक्रिया कराते हैं तो लवण एवं जल का निर्माण करता है। हम लोग ऊपर उदाहरण समझ चुके हैं तो उदाहरण हम छोड़ देते हैं ताकि जो है 90 दिन के जब हम लिए हैं टारगेट तो 90 दिन में पूरा करना है। तो आप लोग जो है इसको जो है आप लोग कई को उदाहरण भी उतारते चलिएगा और याद कर लेना है। और याद भी हम ऐसे करा ही रहे हैं। देखिए अब क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। देखिए क्षार के साथ जब अब अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें भी जो है लवण एवं जल का निर्माण होता है। देखिए अब हम लोग उदाहरण के साथ समझते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और CO2 जो होता है अधात्विक ऑक्साइड होता है, याद रखिएगा। कार्बन जो है अधातु है तो अधातु है और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कैले है तो अधात्विक ऑक्साइड है। तो जब हम क्षारक और अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, मतलब यहाँ लवण बन रहा है और लवण के साथ साथ जो है जल का भी निर्माण हो रहा है। उसके बाद दिया गया है देखिए अब ख़त्म हुआ यह वीडियो। अगर आप लोग को यह वीडियो अगर जो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें
ताकि जो है उन लोग को भी जो है जानकारी हो जाए, और बहुत से बहुत जो है शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।